का छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर सीएम साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया। इसके साथ ही सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ भी किया। एरिया है तो हम लोगों ने नियत निर्लाना योजना भी लागू किया है, आपका अच्छा गांव योजना, जिसके तहत 5 जिला उसमें शामिल हैं और वहां पर लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो संसाधन की कमी नहीं है, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। हर चीज हो रहा है, वहां पर सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, वहां पर मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, वहां पर राशन पहुंच रहा है, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्थाओं पर हो रही है। सरकार की जो भी योजना है उसको प्राथमिकता के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। सारे प्रस्ताव आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सब सैंक्शन करेंगे। और विशेषकर यहाँ पर चूंकि बस्तर में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, तो आगे हम लोग टूरिज्म को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक और मांग आई है कि छात्रावासों में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा हो रही है, तो सीट बढ़ाने की भी मांग आ रही है। इस पर भी सरकार सोचेगा। और एनएमडीसी जो एक उपक्रम है जिसके कारण लोग लाल पानी वगैरह पीने के लिए बात होते हैं, उस पर भी रोक लगे। एनएमडीसी को हिदायत दिया गया है कि उसके लिए कारगर को। बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र में लव जिहाद के तहत एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद हिंदू संगठन एवं देवांगन समाज के लोगों ने लव जिहादी मानसिकता वाले परिवार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाना प्रभारी अर्जुंदा को एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। और इस संबंध में जिला देवांगन समाज के अध्यक्ष दीपक देवांगन ने बताया कि कुछ दिनों पहले चंद्रपुर महाराष्ट्र में मजदूरी करने वाले एक सामाजिक शख्स के परिवार की लड़की को बहला फुसलाया गया और आज शादी कर उसी धर्म को अपनाने का दबाव बनाने की कोशिश की जाने लगी। वहीं उसे अलग टीनुमा कमरे में लड़की को रखा गया था। बता दें कि जब समाज के लोगों को लव जिहाद की जानकारी लगी तब जाकर थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ गया, जिसके चलते देवांगन समाज के जिले भर से थाना में जाकर कार्रवाई कर बेटी को वापस लेने गए। तब जाकर लड़की को परिजनों को सौंपा गया। साथ ही आगे बताया कि जिस मुस्लिम युवक ने ऐसी हरकत की है उसके पिता और दोस्तों ने भी लड़की के साथ शारीरिक शोषण और मारपीट मानसिक प्रताड़ित किया है। हम लोग एक बच्ची के साथ इतना प्रताड़ित और उसको घर में बंधक बना करके जो एक खान परिवार अर्जुंदा थाना का रखा हुआ था, उस विषय को लेकर के हम आज बच्ची के इलाज के लिए यहाँ जिला अस्पताल में लड़की भर्ती है और हम लोग उसी को देखने के लिए आए हैं। मैं जिला अध्यक्ष देवांगन समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि एक सप्ताह पहले हमें पता लगा कि इस परिवार में हमारे देवांगन समाज में एक ऐसा घटना घटा है जिसके लिए उनके पिताजी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा था। तो मैंने संज्ञान में लेकर के उनके पिताजी से पूछा, तब पता लगा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करके बहला फुसला करके एक खान लड़का जो जिसान खान जो है ले गया था। हम सब उसके लिए उनके पिताजी के घर जाकर के हमने कहा हमारे देवांगन समाज को जगाने के लिए और हिंदू समाज को जगाने के लिए कि एक हिंदू लड़की मुसलमान कौम में कैसे जा सकता है। हमने उसको ज्ञापन के रूप में थाना अर्जुंदा में दिया। उस विषय पर एक दिन बाद बैठक करके हमने पूरे देवांगन समाज को इकट्ठा करके जिला देवांगन समाज और हिंदू समाज की ओर से हमने मांग किया कि ऐसा इस बच्ची के साथ कैसा हो गया और आप लोग अभी तक के
हाथ में हाथ धर के बैठे हो। हम लोग एक बच्ची के साथ इतना प्रताड़ित। पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक लड़के के द्वारा यौन दुर्व्यवहार किया गया है और साथ ही उसके घर वालों के द्वारा भी उसे परिणोद करके रखने की बात आई थी, जिस पर पीड़िता का कथन लेकर उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और जल्द ही इसमें हम गिरफ्तारी करेंगे और आगे कानूनी। तो मारपीट, मानसिक प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय कुमार बालोद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला? एक बार फिर से लव जिहाद की बात सामने आ रही है। और लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग भी उठाई है। लड़की के साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया है। लव जिहाद का ये मामला सामने आया है बालोद से और हिंदू संगठन ने अब इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है। काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि लड़की को परिजनों के हवाले सौंप दिया गया है, लेकिन हिंदू संगठन के लोग अभी इस मामले को लेकर आक्रोशित है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी में गैंगवार में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। शराब दुकान में हुए विवाद में एक गैंग के लड़कों ने दूसरे गैंग के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिर दूसरे गैंग के लड़कों ने भी हत्या करने वाले युवक का घर से अपहरण कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों घटना विधानसभा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक अमासीवनी स्थित शराब दुकान में बीती रात हरीश साहू और उनके दोस्तों का वहां शराब पी रहे लड़कों के साथ विवाद हो गया और इसी दौरान हरीश के साथ आए लड़कों ने रोहित सागर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। देती हूँ, रुक जाओ। तो शराब दुकान के बाहर ये विवाद और राजधानी में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया और एक बार फिर से राजधानी रायपुर इस डबल मर्डर से दहल उठा है। शराब के दुकान के बाहर का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और ये सामने आया है। तो चाकू से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 घंटे के भीतर डबल मर्डर की वारदात राजधानी रायपुर। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में गैंगवार में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है और शराब दुकान में ये जो वारदातें हुई हैं और इस दौरान ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पूरा ये वारदात इस कैमरे में कैद हुआ। 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। शराब दुकान के बाहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से श्रीकांत दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या है ये पूरा मामला? 2 घंटे के भीतर बताया जा रहा है डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है।
जैसे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल रात की घटना है जिसमें शराब दुकान के बाहर में दो गुटों में आपस में मारपीट हो जाती है और वहां पे दो लोगों को जिनका बाद में हत्या कर दी जाती है। उसमें से एक जो हरीश साहू है उसकी जो परिजन का कहना है कि उसकी लगभग 3 किलोमीटर दूर ले जा करके उसके जो फ्लैट है वहां पे हत्या होती है और जब उनके परिजनों को इसकी जानकारी होती है हत्या की तो वो पहुंचते थाने में तो उनके परिजनों के साथ में थाने में दुर्व्यवहार किया जाता है। जी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लगातार शराब के नशे में हत्याएं लगातार राजधानी में घट रही है। राजधानी के अलावा जो आसपास के क्षेत्र में भी नशे की वजह से इतनी ज्यादा हत्या हो रही कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जहाँ पे हत्या ना हो रहा हो। आपको बताना चाहेंगे कि जो गैंग जो हुए आपस में झगड़े हुए थे उसमें जो मृतक हरीश साहू है उसे गाड़ी बैठा करके उसके फ्लैट तक ले जाता है और वहां पे उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके 100 को लगभग 3 किलोमीटर दूर ले जाकर के उसे फेंक दिया जाता है। श्रीकांत, हम अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है, पहुंचे, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना था कि आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसको ले जा जो मृतक थे उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ फरार है। और ये जो शराब घटना हुई जो आपस में परिचित में थे जो मृतक और जो आरोपी हैं जन है वो आपस में शराब पीने को लेकर के यहाँ पे झगड़ा होता है आपस में और जैसे कि दर्शक देख रहे हैं विजुअल में कि लगातार आपस में मारपीट हो रही है। वहाँ पे जो शराब दुकान वहाँ पे लाठी और डंडों से आपस में मारपीट कर रहे हैं। जी यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं घट रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर जो कार्यशैली से साफ तौर पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। वही पे जो मृतक के जो हरीश साहू के परिजन के चाचा भाई का कहना है साफ तौर पे मीडिया से इनका कहना है कि हम जब थाने में हम जाते हैं जब थाने में इनकी जानकारी चाहते हैं कि कैसे घटना हुई श्रीकांत, जहां ये वारदात को अंजाम दिया गया है इसको वहां आसपास के क्या माहौल है, जो लोग वहां थे उनका क्या कुछ कहना है? जी साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि आसपास के लोगों में काफी दहशत का माहौल है। जिस तरीके से हत्या का अंजाम दिया गया, डबल मर्डर हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। जो आसपास की जनता उनमें काफी दहशत है। जी जी बिल्कुल। अगर हम हत्या की बात करते हैं, जिस तरीके से कुछ ही घंटों के भीतर 2 हत्याएं की जाती है, साफ तौर पर पता चलता है कि जो अपराधी हैं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोग हैं, किसी तरह का उनमें खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। सरकार और प्रशासन जहां दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो इन चीजों में संलिप्त लोग हैं लगातार इस तरह के वारदात और अपनी मंशा प्रवृत्ति को जो वारदात को अंजाम देकर है वो दिखाते जा रहे हैं। जी लगातार जो मुख्यमंत्री और एसपी और कलेक्टर की मीटिंग होती है और उसमें लगातार उनको डांट दी जाती है कि आप कानून व्यवस्था को संभालिए। लगातार मीटिंग भी जो जिले के कप्तान है एसपी लगातार अपने स्टाफ के साथ कर रहे हैं। अलग अलग थानों के टीआई के साथ मीटिंग होती है और पर्सनली एक 1-to-1 बात होती है कि किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लगातार घटना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली के प्रश्न की लग रहा है कि गश्त नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस की जो गश्त होती है गश्ती टीम होती है, गश्त नहीं हो रही है। 112 टीम घूमती है, जो बाइक से जो गश्त होती थी वो भी लगातार बंद पड़ी हुई है। तो जो अपराधिक प्रवृत्ति के जो युवा है वो कहीं न कहीं इसका तय पा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जो अपराधी हैं, क्या लगता है कब तक उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है? जो वहाँ जो थाने के टीआई है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार पतासाजी कर रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। आपको बताया चले कि जो परिजन है उनका कहना था कि अगर गिरफ्तारी सही समय पे नहीं होती है तो 100 को ले जाकर के थाने के सामने या बच्ची के सामने रख के धरना प्रदर्शन करेंगे और जो स्थानीय विधायक है इनके पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाएंगे। लगातार उग्र होता हुआ वहाँ का आसपास का माहौल देखने को मिल रहा है। परिजन काफी सख्ते में है क्योंकि जवान लड़का उनका परिवार से खो जाता है, असमय मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कोई लापरवाही तो इसके साफ तौर पर झलक रही है यहाँ पे प्रशासन की। बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, राजनांदगांव में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने हाईवे पर बैठकर सभा की, जिसके चलते लगभग 2 घंटे नेशनल हाईवे जाम रहा, जिसके बाद आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजनांदगांव जिले के ग्राम बापूटोला में आने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में विसंगति के विरोध में सभा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। सभा के बाद सभी ने पदयात्रा करते हुए हाईवे पर बैठकर सभा की, जिससे 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा।
आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि साल 2011 से ही समाज 32% आरक्षण के लिए लड़ता रहा है। सरकारें बदलती रही, लेकिन आदिवासियों की मांगे कभी पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ आंदोलन एक रूप है। आप देखेंगे इसके 2011 से भी हम लोग अपने 32% लगातार चिचोला बॉर्डर जाम करते रहे। सरकारें बदलती रही, आदिवासियों की मांग में आज तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि हम वो मांग करते जो संविधान में लिखा हुआ। तो बनी हुई सरकार का एक ही काम होता है, बने हुए कानून का पालन करे। आज आदिवासी समाज पढ़ लिख के सचेत कर रहा सरकार को, और जानबूझ के आदिवासी बहुल राज्य शेड्यूल एरिया में जिस तरीके से प्रशासन आदिवासियों को प्रताड़ित करता है, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के हमारी पहचान में कवायद कर रहा है। कभी हमको मिशनरी बोल देते हैं, कभी हमको धर्मांतरित बोलते हैं, और कभी नक्सली बोल के यहाँ के विधायक, सांसद, सरकार के लोग जो बोलते हैं, ये एक षड्यंत्र है। और आज अगर 3 जिला पंचायत सदस्य ऑलरेडी है, तो 2 कैसे कर दोगे आप? कौन सा आंकड़ा आप ले आए? ये दुर्भावना समाज को लड़ाने का, शांत छत्तीसगढ़ को लड़ाने का जो कवायद सरकार का चल रहा है, ये वर्तमान सरकार देश को बांटने में लगा हुआ है, समाज को बांटने में लगा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में एसटी एससी मिलकर रहते हैं। ये जिला पंचायत का बंटवारा करके राजनांदगांव को आसान करने के जो कवायद चल रहा है, उसके एक आगाज सर्व आदिवासी समाज ने दिया, और चेतावनी भी दी है कि 32% आदिवासी का था एसटी एससी ओबीसी, क्योंकि मैं सर्व छत्तीसगढ़िया महासंघ का उपाध्यक्ष भी हूं, हम मिलकर लड़ेंगे। और ये चेतावनी कुछ बैठे हुए नेता, कुछ बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी। और वहीं बलौदाबाजार में बंद पड़े पत्थर खादान में अज्ञात महिला के शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला का शव पानी के अंदर मिला। बता दें कि खादान के बाहर बड़ी मात्रा में खून और घसीटे के जाने के निशान मिले हैं। वहीं महिला के कुर्ते से 500 रुपए की 3 गड्डियां भी मिली। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि अब तक मृत महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला के शरीर पर जगह जगह गोदने के निशान है। वहीं फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। बलरामपुर में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद से नाई समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाई समाज के लोग 5 मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम, गृह मंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द न्याय की मांग की। न्याय न मिलने पर प्रशासन को उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया। दरअसल धान के खेत पर 3 लोगों की निःशंस हत्या कर दी गई थी, और जहां 45 दिन बाद पुलिस को तीनों मृतकों का कंकाल मिला। हालांकि मामले पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से सर्व नाई समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह विभाग के सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज नरेंद्र कुमार व्यास की अध्यक्षता में गठित बोर्ड में 2 सेवानिवृत्त जज नवल किशोर अग्रवाल और विमला सिंह कपूर को सदस्य बनाया गया है और इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। तो बोर्ड के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है छत्तीसगढ़ में, और हाईकोर्ट जस्टिस नरेंद्र व्यास अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यह अधिसूचना की जो तस्वीर है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बोर्ड की पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों के लिए इजाजत लेने के मामले के तूल पकड़ने के बाद वक्फ बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड ने इस संबंध में सोमवार को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की मस्जिदों के मुतवल्लियों के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद नमाज के पहले इमाम साहब के द्वारा धार्मिक बयान तकरीर दिया जाता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। बोर्ड ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया कि जुमा की नमाज के पूर्व यदि मस्जिद में धार्मिक बयान तकरीर के अतिरिक्त कोई अन्य विषय पर जमात के समक्ष अपनी बात रखनी है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पूर्व में मुतवल्लियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप या फिर पत्राचार के जरिए वक्फ बोर्ड से अनुमति लिया जाना जरूरी होगा। और छत्तीसगढ़ को शिलाभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।